मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुआ है। 40% या 30% भाग है वो उससे अलग हो गया है। जो बचा हुआ शेष सिलेबस है उसमें जो ये पाठ करवाया जा रहा है जातिवाद वाला, या भारत में जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये अध्याय वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये अध्याय है जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और हमने अभी तक भारत में जातिवाद का अर्थ, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका कैसे है, जैसे कि निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, भारत में जाति पर आधारित संगठित शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहती हैं। इसी प्रकार मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। जो राजनीतिक दल हैं, पार्टी हैं, वो अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों का जरूर ध्यान रखती हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी जाति के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता है। कई बार तो क्षेत्र विशेष में बाहुल्य उम्मीदवार दो दलों द्वारा चयन करने के बाद जो तीसरा दल होता है वो क्षेत्र में जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है, दूसरे नंबर की जो जाति है, उसी के उम्मीदवार को उतारती है। सबसे ज़्यादा हमें जातिवाद है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति, इसी प्रकार तमिलनाडु की राजनीति में भी जातिवाद है वो दिखाई देता है, ताकि पहले दो के वोट बंटने का फायदा है वो तीसरे को मिले। राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनाव में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखते हैं। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक रूप से कई ऐसे जातीय आधार पर कई गुट पाए जाते हैं जो इसी प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। तीसरा हमारा बिंदु था जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में जातिवाद और मतदान का सबसे अधिक एक दूसरे के साथ सहयोग पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। मतदान व्यवहार में लोग जाति के व्यक्ति को देखकर वोट करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए, चुनावी फायदे के लिए जातिगत भावनाओं को भड़काते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंचों के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, जिसमें हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज संस्थाओं में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें जातिवाद सर्वाधिक दिखाई देता है, जाति का प्रभाव सर्वाधिक हावी होता दिखाई देता है। इसी प्रकार चौथा हमारा बिंदु था मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। सभी राजनीतिक दल जाति समीकरणों को पक्ष में बनाए रखने के लिए बहुमत प्राप्त होने पर जब सरकार का निर्माण होता है तो मंत्रिमंडल निर्माण करते समय भी जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखते हैं, जातीय संतुलन को विशेष जोर देते हैं। संघ शासन से लेकर प्रांत शासन तक, यहाँ तक कि स्थानीय शासन तक अपने दायित्व प्रदान करते समय सभी जातिगत लाभ हानि का ध्यान रखते हैं। कई बार तो केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल में किसी जाति विशेष का यदि प्रतिनिधित्व कम होता है तो उसकी आलोचना तक की जाती है। जातिगत दबाव समूह, जैसे कि अलग अलग जातीय वर्ग के लोग हैं वो अलग अलग जो दल है उनको वोट देती है। जैसे अगड़ी जाति है, अगड़ी जाति है जिसे हम ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर, भूमिहार, ये जो जातियाँ कहते हैं, ये ज़्यादातर बीजेपी को वोट देती है। इसी प्रकार जो अन्य जातियाँ हैं ओबीसी जाति हैं, वो कुछ जातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में जो कि समाजवादी पार्टी को वोट देती है। इसी प्रकार जो एससी और एसटी की जो जातियाँ हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी को, या जिसे हम बीएसपी कहते हैं, उनको वोट देती है। तो जातिगत दबाव समूह, जातिगत संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अपने जातीय हितों के अनुसार
निर्णय करने एवं जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने और बदलने तक में सरकार पर दबाव डालती हैं। अगला हमारा बिंदु है जाति एवं प्रशासन। भारत में प्रतिनिधि संस्था के अलावा प्रशासन में भी जातिवादी आरक्षण की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा जो पिछड़े वर्ग में भी 27% जो आरक्षण दिया गया है। माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान और संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित होते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण की मांग भी की जाती है। जैसे वर्तमान में हरियाणा में जाटों ने, गुजरात में पटेलों ने, राजस्थान में गुर्जरों ने विभिन्न जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग है वो कर रही हैं। विभिन्न जातीय समूह हैं जो आरक्षण से वंचित रह चुके हैं, उन्होंने भी अब जाति के आधार पर आरक्षण की मांग को अधिक तेज कर दिया है। राज्य राजनीति में जाति, अखिल भारतीय राजनीति की बजाय जो राज्य की जो राजनीति है उसमें जाति का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। जाति का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्यों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, राजस्थान में भी राजनीति में भी जातिगत गणित का हिसाब है वो बिठाया जाता है, जातिगत गणित को ध्यान में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि बिहार में MY समीकरण जो राजद है, पार्टी है, लालू प्रसाद यादव है, उनका जो वोट बैंक है वो MY माना जाता है। M माने मुस्लिम, Y माने यादव। तो इसी प्रकार जो अन्य जातियाँ, अगड़ी जातियाँ, वो बीजेपी का वोट बैंक मानी जाती है और इसी प्रकार अन्य जातियाँ वो अलग अलग पार्टियों की वोट बैंक मानी जाती है। चुनावी प्रचार में जाति का सहारा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार क्या करते हैं? चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनाव के समय जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं, तोले जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जो जाति होती है, जो क्षेत्र विशेष की जो जाति है, जो क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक विशेष समूह है, उसी जाति के बड़े नेता को चुनाव प्रचार के लिए उतारती है, उसी जाति के बड़े नेता को अपना प्रत्याशी या उम्मीदवार बनाती है। जाति के आधार पर राजनीतिक अभियोजनों का उदय। आज हम देखेंगे ये पॉइंट नंबर हमारा 8वां है, 9वां, सॉरी। तो जातिगत आधार पर राजनीतिक अभियोजनों का उदय। जो लोग जातियां संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गए, वे राजनीति में भी अच्छे स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। जो लोग जातियां हैं जो जातीय संगठन में उच्च स्थिति पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने जातीय संगठनों में उच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वे राजनीति में भी क्या करते हैं? अच्छे स्थानों को प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न ले, फिर भी ये अपनी पृष्ठभूमि को नहीं भूलते। ऐसे लोग चाहे राजनीति में खुलकर सहारा नहीं ले, लेकिन फिर भी वे अपनी पृष्ठभूमि, अपने जातिगत जो जुड़ाव है, जो जातिगत समूह के साथ, अपने क्षेत्र के साथ उनका जो जुड़ाव है वो टूटता नहीं है। और इसी कारण वे अपने जातीय हितों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पैरवी करते हैं। वे अपने जातीय हितों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पैरवी करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जो जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, वो राजनीति में भी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न ले, ऐसे लोग चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न ले, लेकिन प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से वे अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलते और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने चुनाव में अपनी जाति के उम्मीदवार को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैरवी करते हैं। वे अपने जातीय समूह को बढ़ाते हैं, वे अपने जातीय उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाते हैं और अपनी जाति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। जातिगत राजनीति की विशेषता। भारत में जातिगत राजनीति की क्या क्या विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। भारत में जातिगत राजनीति की कौन कौन सी विशेषता है, इसके बारे में देखेंगे। जातीय संघों और संगठनों ने जातिगत राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जितने भी जातीय संघ है, संगठन है, सभी ने जातिगत राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जितने भी जातीय समूह है, वर्ग है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, जाट है, गुर्जर है, इसके अलावा यादव है, SC ST है, ये सभी के सभी क्या करते हैं?
जातीय संघ अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीति की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को, जो जाति का नेतृत्व होगा ना, वो जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति को अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाता है। जो जातीय नेतृत्व है वो जातीय हितों के मुद्दों को उठाता है, सरकार पर दबाव डालता है और अपने जाति के पक्ष में निर्णय करने के लिए, अपने जाति के पक्ष में निर्णय करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। शिक्षा, शहरी और औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी शिक्षा बढ़ रही है, शहरीकरण अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण है, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और हम एक मॉडर्न और एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इसके बावजूद भी जातिगत जो भावना है उसका एकीकरण को बल मिलता है। जातिगत भावना है वो भड़काई जाती है, उसका एकीकरण है उसको बल मिला है। जातिगत क्षेत्र में कितने हम आधुनिक हो जाएं, कितने ही हम पढ़े लिखे हो जाएं, कितनी हमने शिक्षा प्राप्त कर ली हो, लेकिन जाति का जो पुट है, जाति की जो सोच है वो आए बिना नहीं रहती, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वो विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है। तो वह जाति से, जहाँ जिस जाति में उसने जन्म लिया है उसके प्रति उसके कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, जातिगत भावना होती है, जाति के प्रति एक समर्पण और एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक भाव पाया जाता है। तो जातिगत भावना एकीकरण को बल मिला है। अगला हमारा बिंदु है तीसरा, क्षेत्र विशेष में कोई भी जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। एक क्षेत्र विशेष में कोई भी जाति होगी वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली होगी और शक्तिशाली होगी। किसी क्षेत्र विशेष में यदि ब्राह्मण है तो वो शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होंगे और प्रशासनिक रूप से शक्तिशाली होंगे। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में राजपूत है वो अधिक शक्तिशाली होंगे और वो प्रभावशाली भी होती हैं। तो क्षेत्र विशेष में यदि कोई भी जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे जाट हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे माली हो, तो क्षेत्र विशेष में कोई भी जाति हो वो विशेष रूप से राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली हमेशा रहती है और शक्तिशाली होती है, क्योंकि चुनाव में उसी पार्टी की आवश्यकता होती है, चुनाव में उसी जातीय समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए जाति विशेष जो प्रभावशाली है, ताकतवर है, दबंग है, ऐसे जातीय समूहों को वहाँ के दल है वो टिकट देते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति को से चुनाव करवाते हैं, जातीय समूह का गठन करके प्रचार किया जाता है और अपने पक्ष में जाति के प्रति समर्पण को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं हैं वो की जाती है। जैसा कि आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ, जाति एवं राजनीति के संबंध है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है, सदा एक जैसे नहीं रहते। चौथा पॉइंट है, जाति एवं राजनीति के संबंध है वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, उनमें गति होती है, ठहराव नहीं होता, वो सदा एक जैसे नहीं रहते, वो परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें बदलाव है वो होता रहता है। तो जाति और राजनीति के संबंध है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है, चेंज होते रहते हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं बनते, वो हमेशा एक जैसे भी नहीं रहते। तो जो जातिगत समूह है, जातिगत एवं राजनीति का जो संबंध है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है, सदा एक जैसा नहीं रहता, सदा उसमें चेंज या बदलाव होता रहता है। तो जाति एवं राजनीति के संबंध है वो परिवर्तनशील रहते हैं। परिवर्तन के हिसाब से जातीय समूह को के व्यक्ति को वोट के लिए खड़ा किया जाता है, जातीय समूह के गुटों को तैयार किया जाता है, जातिगत आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है और चुनाव में अपने व्यक्ति को वोट देने के लिए उनसे हर प्रकार से प्रेरित किया जाता है। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ हमारे देश में, भारत में जाति का राजनीतिकरण तो हो चुका है, इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी राजनीति का जातिकरण भी हो रहा है। स्थानीय स्तर पर, स्थानीय तौर पर राजनीति का जातिकरण, स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण भी हो रहा है। स्थानीय स्तर पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर भारत में राजनीति का जातिकरण है वो हो चुका है या हो रहा है। तो जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ
जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ राजनीति में जाति और जाति में राजनीतिकरण के साथ साथ जो स्थानीय स्तर है, पंचायती स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसके अलावा शहरों के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, उनके स्थानीय स्तर पर भी राजनीति का जातिकरण है वो हो गया है, हो चुका है। इसका एक तरीके से समाज को कुछ उसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। तो राजनीति में सकारात्मक प्रभाव क्या है? राजनीति में जाति की भूमिका है, राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ती जा रही है। उसके हम कुछ सकारात्मक पहलुओं की ओर नज़र डालेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म, सकारात्मक पहलू राजनीति के क्या क्या है? तो जातिवाद ने राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारतीय राजनीति में जातिवाद के निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। पहला क्या है बच्चों? जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एकजुट रहने, अपनी जाति के लिए मांग उठाने, जातिगत आधार पर गोलबंदी करने, जाति के मसलों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एकजुट करने, उनको एक सूत्र में बांधने, एक समूह में बांधने, एक क्षेत्र में बांधने, ये अपनी जाति के प्रति सोचने, जातिगत आधार पर लामबंद होने के लिए प्रेरित किया। दूर दूर रहने वाले लोग भी, जाति के लोग पंचायती चुनाव में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो दूर दूर रहने वाले लोग भी हैं जो विदेशों में रहते हैं या जो दूसरे शहरों या गाँव में रहते हैं। जब पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिसे हम स्थानीय स्वशासन प्रणाली कहते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली कहते हैं, जिसके जब चुनाव होते हैं तो लोग दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी वोट डालने आ जाती हैं। तो दूर दूर से रहने वाले जातीय लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ऐसे जातीय पंचायतों को हरियाणा में खाप पंचायत कहा जाता है, जहाँ पर जो जाति के लोग होते हैं वो जब जातीय पंचायत होती है तो उसमें भाग लेते हैं। विकसित संचार प्रणाली की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। आजकल संचार की तकनीक है, मोबाइल है, नेट है, इंटरनेट है, गूगल का ज़माना है, इससे लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में को हल करने में सहायता करते हैं, शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। वो एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं, शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का वो प्रयास करते हैं। अपनी जाति में एका बना रहे जातीय पंचायतों के माध्यम से उनकी समस्याओं को रखा जाता है, उनको हल किया जाता है। इससे जो दूर दूर रहने वाले चाहे लोग हों, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, इन जातीय पंचायतों में भाग लेते हैं, पंचायती चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और सुलझाने का प्रयास करते हैं। शासन से अधिक सहायता कैसे मिले, शासन हमारे लिए हितकारी कैसे हो, शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। इससे लोगों में सामाजिक और एकता की भावना आती है, इससे लोगों में सामाजिक एकता की भावना आती है और यही सामाजिक एकता की भावना उसे सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जाति की राजनीति ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। जाति में अपना दबदबा और अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं। जाति में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए और अपने हितों की रक्षा के लिए लोग जाति में अपना दबदबा बनाए रखना और अपने हितों की रक्षा के लिए लोग ज़्यादातर आजकल क्या हुआ है कि लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने लग गए हैं। लोग है वो राजनीति में भाग लेने लग गए हैं। चुनाव में चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, सामाजिक सेवा के कार्य भी करने लगे हैं। सामाजिक सेवा, लोग कहते तो हैं कि हम सेवा करने हैं, लेकिन उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। तो राजनीति में अपना दबदबा और अपने हितों की रक्षा के लिए लोग क्या करते हैं, राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ी है। सामाजिक सेवा के कार्य भी होने लगे हैं। सामाजिक क्षेत्र में सेवा के कार्यों पर जोर दिया जाने लगे हैं। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं। जो जातीय संगठन के जो जाति विशेष के लोग होते हैं वो किसी न किसी एक पार्टी विशेष से जुड़ जाते हैं और वो राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं और चुनाव में अपने लिए टिकट चाहते हैं। जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व बढ़ा है। जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व बढ़ा है जो पहले, जो अतीत में, जो प्राचीन काल में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, पिछड़ी थी,
या जो शक्तिहीन थी, उन्हें प्रजातंत्र में अपनी संख्या का महत्व है वो पता चल गया है। उन्हें प्रजातंत्र में अपनी जाति की संख्या, अपनी जाति के बहुमत, अपनी जाति की शक्ति के बारे में आभास हुआ है। ऐसी जातियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। ऐसी जातियों में राजनीतिक जागरूकता पहले के मुकाबले ज़्यादा ही है। शासन में उनकी सहभागिता, पार्टिसिपेशन, उनकी सहभागिता बढ़ी है। शासन उनकी बातों को सुनता है, उनको ध्यान में रखता है, वो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आज मैंने आपको जातिगत राजनीतिक विशेषता बताई है, उसके सकारात्मक पहलू 3 बिंदु है वो बताई हैं। इनको आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है, याद करना है। आपको जितना हो सके घर बैठे आपको अध्ययन करना है। इनको फेर कॉपी में लिख लेना, मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा। धन्यवाद।